नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो आइए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे पुणे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है क्या? राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अवश्य ही याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि स्याही बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे टेनिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्याही बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे टेनिन का प्रयोग किया जाता है स्याही बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे लाल चींटियों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लाल चींटियों के द्वारा दोस्तों फार्मिक अम्ल जो होता है उत्पादित होता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे लाल चींटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर मच्छर अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? दोस्तों बताने कि नर मच्छर अपना जो भोजन है कहां से प्राप्त करते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग पादपों के रस से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नर मच्छर जो है दोस्तों अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, तो पादपों के रस से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बताने हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? दोस्तों बताने हैं कि अंग्रेजों ने भारत में दोस्तों अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1835 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो आप लोग याद रखेंगे सन 1835 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? दोस्तों बताने हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप लोग याद रखेंगे सारनाथ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सारनाथ जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिए थे। ऑप्शन ए सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों बताने हैं कि संगम युग में जो संगम शब्द है इस शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कवियों की सभा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कवियों की सभा। संगम का मतलब होता है सभा या कवियों का मिलन, हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस नीचे वाला देश कौन सा है? दोस्तों बताने हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस नीचे वाला कौन सा देश है, तो आप लोग याद रखेंगे रूस है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक दोस्तों प्राकृतिक गैस नीचे वाला देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे रसिया है। ऑप्शन सी रूस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे अष्टमुडी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे अष्टमुडी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, बताने है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए, पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जीवाश्म का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? दोस्तों, बतानी है कि जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जल अपघटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जल के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जल अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आइवरी तट यानी कि दोस्तों आइवरी कोस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों, बताने है कि आइवरी तट कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी अफ्रीका में। ऑप्शन सी आइवरी तट कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिमी अफ्रीका में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय का शासक था? दोस्तों, बतानी है कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे अकबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? मुगल शासक। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अकबर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, बीच में वीडियो को आप लोग बिल्कुल न छोड़ेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा आयोग जो है वो क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्मचारी चयन आयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी तीनों वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग ये तीनों क्या है? संवैधानिक निकाय है। लेकिन दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, संविधान से प्रश्न है, बताने हैं कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, ये किस संविधान से प्रेरित है या किस संविधान से लिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हमारे संविधान के जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, ये किस संविधान से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं? तो आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से इंस्पायर्ड है, प्रेरित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है? दोस्तों, बताने कि मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है या मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे मलेरिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे मलेरिया होता है। यानी कि दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। ऑप्शन बी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा हैं। दोस्तों, बताने हैं कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा यानी कि उत्कृष्ट मिट्टी कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे जलोढ़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा दोस्तों, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। दोस्तों बताने हैं कि नवजात शिशु के 3 माह तक के आयु के जो जिसमें अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नियोनेटोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें नवजात शिशु के 3 महीने तक की आयु का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, उसका नाम है नियोनेटोलॉजी। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 8 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। दोस्तों बताने हैं कि जब हम हरे हरे पत्तों वाला पौधा को लाल प्रकाश में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। तो आप लोग याद रखेंगे काला दिखाई देगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरे पत्तों वाला पौधा जब हम लाल प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों काला दिखाई देगा, यानी कि ब्लैक दिखाई देगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है, यानी कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों हाइड्रोजन क्या है, एक नोबेल यानी कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन डी हाइड्रोजन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी युग से प्रश्न है। बतानी है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी उस पत्रिका का क्या नाम था। तो आप लोग याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्या नाम था। तो आप लोग याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। दोस्तों बताने हैं कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि दोस्तों आईएनसी के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों केवल एक बार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी केवल एक बार बने दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों राज्य के सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राज्य सरकार के द्वारा। इसमें दोस्तों चुनाव आयोग का कोई भूमिका नहीं होता है। आप लोग याद रखेंगे पंचायत चुनाव में इसका निर्णय कौन लेता है। तो आप लोग याद रखेंगे राज्य सरकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। बतानिए दोस्तों कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए दोस्तों अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो आप लोग याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में शुरू हुई थी। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अब बतानी है कि राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 1959 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई, कब हुई। तो आप लोग याद रखेंगे 1959 ईस्वी में। ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। दोस्तों बतानी है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो आप लोग याद रखेंगे मकर रेखा।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो आप लोग याद रखेंगे मकर रेखा गुजरती है, ऑप्शन बी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जावा और सुमात्रा नामक द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों बताना है कि जावा और सुमात्रा ये दोनों द्वीप किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जावा और सुमात्रा ये दोनों द्वीप किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, इंडोनेशिया की राजधानी। और जावा और सुमात्रा ये दोनों द्वीप किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे इंडोनेशिया में है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास। आशा करते हैं इस दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।